वबरकातुहू। साथियों, मैं जावेद हाशमी रूबरू के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं उनके लिए एक शेर अर्ज है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं उनकी पैदाइश नांदेड़ की है। उनके वालिद साहब 2007 में कॉर्पोरेटर रह चुके हैं। इनकी पढ़ाई 10वीं तक सना स्कूल से हुई है। 11वीं और 12वीं साइंस घर बैठकर ही किया है। 1 साल का गैप लेकर इन्होंने अरबी भाषा का ज्ञान हासिल किया। NEET नीट 2014 में ही पास किया। नीट पास करने के बाद इन्हें उस्मानाबाद के गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में BA-MS में एडमिशन मिला। BA-MS की पढ़ाई करते हुए ये कॉर्पोरेटर भी बने। कोरोना काल में इन्होंने अपने डॉक्टरी पेशे का इस्तेमाल करते हुए अपनी सेवाएं दी और अपने प्रभाग के उन सीरियस मरीजों का सफल इलाज किया जिन्हें मुकामी डॉक्टरों ने हैदराबाद या मुंबई शिफ्ट करने की सलाह दी थी। पार्टी हाईकमान ने इन्हें इनके पहले ही कार्यकाल में महिला बाल कल्याण समिति के उपाध्यक्ष पद पर बिठाया। इन्होंने अपने वार्ड में ईदगाह के पीछे महानगर पालिका की बिल्डिंग जो खंडर हो चुकी थी और उस इमारत का इस्तेमाल वहां के गलत लोगों द्वारा गलत कामों के लिए किया जा रहा था, उस बिल्डिंग को रिपेयर कर वहां महानगर पालिका का स्कूल शिफ्ट करवाया। इन्होंने अपने वार्ड में ईदगाह के पीछे महानगर पालिका की बिल्डिंग जो खंडर हो चुकी थी और उस इमारत का इस्तेमाल वहां के गलत लोगों द्वारा गलत कामों के लिए किया जा रहा था, उस बिल्डिंग को रिपेयर कर वहां महानगर पालिका का स्कूल शिफ्ट करवाया। महानगर पालिका के जनरल बॉडी की मीटिंग में प्रस्ताव रखकर हैदराबाद हॉस्पिटल में सोनोग्राफी की मशीन लगवाने का कार्य भी इन्होंने किया है। वर्तमान में ये महाराष्ट्र कांग्रेस की सचिव पद पर है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा संचालित नेशनल चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट काउंसिल की उपाध्यक्ष भी है। जब देश भर में NRC CA के दौरान महिलाओं द्वारा शाहीन बाग की तर्ज पर आंदोलन किया जा रहा था, तब ये अपने शहर के शाहीन बाग आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अपने प्रभाग के छात्रों को पढ़ाई की ओर आकर्षित करने के लिए विविध स्पर्धाओं का आयोजन भी इनके द्वारा किया जाता है। तो आइए रूबरू होते हैं शहर की बेटी डॉक्टर अर्शिया कौसर जी से। सर पे ये झूठ की दस्तार कब तक रहेगी? ये बता मोदी, रेत की दीवार कब तक रहेगी? हमने फिरौन को मिटते देखा है, हमने फिरौन को मिटते देखा है। ये बता मोदी, तेरी सरकार कब तक रहेगी? बीजेपी हुकूमत से पूछना चाहती हूँ कि आप कहते हैं कि ये कानून किसानों की बेहतरी के लिए है। अगर आपको किसानों से इतनी हमदर्दी है तो फिर क्यों उन्हें 1 साल से सड़कों पर बिठाया गया? क्यों उनके हक की आवाज को छुपाया गया? क्यों उन पर पानी की बौछारें मारी गई? क्यों उन पर इस तरह से जुल्म किया गया? क्यों आंसू गैस के गोले फेंके गए? क्यों नोकीले तारों से उन्हें रोका गया? क्यों उनके रास्तों में दीवारों की सरहदें बना दी गई? क्यों उनके शहीद अमवात को छुपाया गया? क्या ये है पता था कि कुछ छुपे हुए संगी मुसलमानों में ही एक समाज में ही फसाद पैदा करने की कोशिश करेंगे? हाँ, मैं बात कर रही हूँ वसीम रिजवी की। सबसे पहले मैं वसीम रिजवी तुम्हारे कानों में मैं ये बात डालना चाहूंगी कि जिहाद है क्या। जिस तरह वसीम रिजवी ने इस बात को निचोड़ कर तोड़ मरोड़ कर अपनी कड़वी जुबान से बात कही है, उसे उसी जुबान पर लटका देना चाहिए। ये मेरी हुकूमत से अपील है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना कीमती समय इस हमारे रूबरू प्रोग्राम को दिया है। जी डॉक्टर अर्शिया कौसर, सबसे पहले तो आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। हमारी फैमिली में हम 4 बहनें हैं, 1 भाई हैं और वालिदा हाउसवाइफ हैं और वालिद साहब तो हेड कांस्टेबल थे, बाद में वही नगर सेवक थे और उसके बाद जो है उन्होंने मुझे नगर सेवक के लिए खड़ा किया। जी जी
आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में? मेरी एजुकेशन गवर्नमेंट बीएमएस में, और उसके बाद मैंने एडवांस डिप्लोमा इन मैटरनिटी में पुणे से किया है, नामदार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। और मैं अभी जो है अपना एक ओन पॉली क्लिनिक भी मैं जो है अभी चलाती हूँ। जी। आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन क्यों की? मैंने पॉलिटिक्स नहीं बल्कि मैंने हक़ के मैदान में उतरना पसंद किया, और ये मेरे एजुकेशन के दौरान ही हुआ कि ये चीज़ मुझे मुनासिब लगी कि ये पॉलिटिक्स ये एक ऐसा मैदान है ये जहाँ पर हम अपनी हक़ की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। तो ये मैंने असल में मैंने आरक्षण के वक्त भी जो 2016 में हुआ था उसमें भी जो मैंने हिस्सा लिया था, और मेरी सोच जो है 2014 से ही थी कि मैं हक़ के लिए आवाज़ उठाऊं, और मुझे वो 2017 में वो मौका मिला अपने वालिद साहब के ज़रिए से। जी। आप बाय एक्सीडेंट पॉलिटिक्स में आई है या पहले से सोचा था कि आपने पॉलिटिक्स में आना है, लोगों की खिदमत करना है, ऐसा कुछ सोच रखा था? पॉलिटिक्स में सोच कर नहीं बल्कि ये एक वो मैदान है जहाँ पर इंसान अपने ख्यालात अपने जज्बात से उतरता है। जैसे कहते हैं कि हम जैसा गुमान करते हैं अल्लाह वैसे फैसले बेशक। करता है। तो बस मेरा यही था कि मैं हमेशा सोशल वर्क करना चाहती थी। जहाँ पर गलत हो रहा तो ऐसा लगता था कि हम उसको सच साबित करें, जहाँ पर झूठ है वहाँ पर हम सच को जाहिर करें। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं आज़ाद तौर पर मैं आवाज़ उठा सकती हूँ, समाजी खिदमत भी कर सकती हूँ। और मुझे कांग्रेस पक्ष बहुत बेहतरीन लगी कि इस पक्ष में मैं आज़ाद तौर पर अपने पूरे रिलीजियसली इनफरादी आज़ादी तौर पर जो है मैं आगे बढ़ सकती हूँ। जी। 2017 में आपके वालिद साहब के ज़रिए आपने पॉलिटिक्स में कदम रखा जी। और आपने कामयाबी हासिल की। सबसे पहले आपके पार्टी हाईकमान ने आपको कौन सी जिम्मेदारी दी? मुझे वाइस चेयरमैन महिला बाल कल्याण में मुझे पद दिया गया, और इसमें मैंने जो है अपने पूरे फ़राइज़ अंजाम दिए, और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई थी कि मुझे एक मौका अल्लाह ताला ने इतने जल्द दिया है कांग्रेस पार्टी के ज़रिए। और मैंने ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी कोशिशें की हैं। अगर मैं बताना मुनासिब समझूं तो मैंने बच्चों की तालीम के लिए सबसे पहले मेरी जो आवाज़ थी वो स्कूल के लिए थी, तो मैंने स्कूल की तामीर करवाई। और महिलाओं के लिए उन्हें जो है फ्री में सोनोग्राफी मशीन जो है मुहैया करवाई। और इसी तरह जो मैं खुद के भी अपने पर्सनल सोशल जो है काम लेते रहती हूँ। जी जी। आपने BA MS तक की पढ़ाई की है, डॉक्टरी पेशा है आपका, और कोरोना काल में जो आपने अपनी खिदमत अंजाम दिए है उसके ताल्लुक से आपके प्रभाग के दो जो पेशेंट कोरोना से पीड़ित थे और जिन्हें डॉक्टरों ने कहा था कि हैदराबाद शिफ्ट कर दो इन्हें, मगर आपने उनका बेहतरीन इलाज किया, उनसे हमने बातचीत की, वो आप देख लीजिए। मैं शेख रफीक तुराब नगर से। हमारे हबीब भाई की बच्ची डॉक्टर अर्शी जो है ना, हमारे घर वाले को कोरोना हो गया था कि घर में कोई हमारे घर वाले के संगात खाने पीने को थोड़ा ये कर रहा था, दूर दूर रह रहे थे बाल बच्चे, मगर वो सब दोनों संगात लेके खाए खाना एक प्लेट में, कैंटी कुछ भी नहीं हुआ, इलाज हो जाता। हालांकि डॉक्टरों को बताया तो डॉक्टर हाथ में लेने से इनकार कर रहे थे। डॉक्टर करने गए, फैला ले गए, घूमे फिरे, बहुत कुछ करे, मगर अल्लाह ने एक उनको ऐसा जरिया बनाया, उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट पूरा इलाज घर पे करे और अल्लाह के फजल से बेहतरीन हो गए हमारे घर वाले। और हम उनका ये एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, चाहे कोई भी फील्ड में रहने दो, कुछ भी रहने दो, मगर उनका हमारे पे एहसान इतना है कि हम वो कभी भूलेंगे नहीं। क्यों तो वो पीरियड में खुद के रिश्तेदारों ने भूल गए। उस पीरियड में वो बच्ची ने हमारे घर वाले के पूरा इलाज करते साथे एक प्लेट में लेकर खाई, बोले तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और उस पीरियड में हमारे दिल से क्या दुआ निकली अल्लाह को मालूम। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद इरफान बोल। मैं 2021 अप्रैल में 10 तारीख को कोरोना पॉजिटिव निकला मेरा। इनको हैदराबाद लेके चल जाना पड़ता, मगर हमारे प्रभाग 12 के डॉक्टर अर्शा कौसर, उन्होंने बोले कोई बात नहीं, फिक्र करने की, मैं घर पर आके इलाज करूंगी, मेरे भाई है आप, बोले ट्रीटमेंट करे एकदम सेहतमंद, उन्होंने कोई बात का फिक्र करो मत, बोले कोई ऑक्सीजन नहीं लगेगा आपको, कोई ये नहीं लगेगा। मैं 8 दिन के बाद सेहतमंद एकदम तंदुरुस्त होगा एकदम अच्छी तरीके से। अब अगर इलाज अगर शायद टाइम पे नहीं होता था तो मेरे को 4 बच्चे थे,
मेरे बीवी का, बच्चों का, माँ बाप का क्या हाल हो जाता था। बहुत परेशान थे वो लोग भी, मगर इन्होंने कोई सबको एकदम ऐसा बोले कि कोई फिक्र करो मत बोले। उनको हमारे घर की इतनी दुआ है, हमारे वार्ड की, हमारे सब पूरे मोहल्ले की दुआ डॉक्टर है। अर्शिया कौसर हबीब मौलाना वार्ड नंबर 12 के कारपोरेटर हैं और पिछले 5 साल से इलाके के अंदर मुख्तलिफ समाजी खिदमत के लिए सरगर्म अमल हैं। बिलखुसूस कोरोना के हालात में जब कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं था, दवाखानों में डॉक्टर्स की पेशेंट के साथ उनके मिसबिहेव जब जो हो रहे थे, लोग एक दूसरे को हाथ लगाना तो दूर देखना तक पसंद नहीं कर रहे थे। इन हालात में वार्ड में घूमकर, घर घर जाकर लोगों की मिजाज पुरसी करना, उनके इलाज का इंतज़ाम करना और ख़ुद डॉक्टर होने की वजह से बढ़ चढ़कर मरीज़ों की इयादत करना और इलाज का इंतज़ाम करना, ये इनकी अहम खुसूसियत रही है। और ये पूरे इलाके के लोग जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से कोरोना में लोगों की खिदमत की है। हम ये तवक्को करते हैं मुस्तक़बिल के लिए कि वो फिर एक मर्तबा हमारे इस इलाके की नुमाइंदगी करेंगी और ना सिर्फ इस वार्ड की बल्कि पूरे नांदेड़ की नुमाइंदगी करेगी और नांदेड़ का नाम रोशन करेंगी। एक बेहतर सियासतदान बनकर मुल्क व मिल्लत के लिए अपने खिदमात पेश करेंगी। माशाल्लाह, हमने 2 लोगों से बात की थी जी और उन्होंने कहा है कि आपने बेहतरीन इलाज किया और उनकी दुआएं आपके साथ है। जी जी, तो मेरा अगला सवाल ये है कि 2019 का विधानसभा चुनाव जी आप लड़ने के इच्छुक थे, फिर पार्टी हाईकमान ने आपको मौका क्यों नहीं दिया? 2019 में मैं ख्वाहिशमंद थी, ये सच है, और मैंने इसमें बढ़ने की आगे पूरी तरह से कोशिश की थी। लेकिन 2019 में माहौल ना सिर्फ हमारी रियासत में बल्कि मुल्क भर में बहुत ज़्यादा जो है नफ़रत का, दहशत का माहौल बना हुआ था और बीजेपी जो है बहुत ज़्यादा फसाद, दहशत, नफ़रत फैला रही थी। और इसमें जो है ना सिर्फ बीजेपी बल्कि बीजेपी के पीछे कई जो है धार्मिक खुफिया पार्टी भी जो है जनता को बांटने की कोशिश कर रहे थे। तो जहाँ तक हम देखेंगे तो हर समाज में हर एक ने अपनी अपनी पार्टी जो है बना रखी थी और उसमें जो है वोट डिवाइडेशन होते हैं। डिवाइड एंड रूल ये ब्रिटिश का था और ब्रिटिश के बाद आज भाजपा वही कर रही है। तो उसी तरह हुआ था महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन में कि कई मुस्लिम पार्टियां भी जो हैं पीछे से, भाजपा के पीछे से जो है खड़े रह रही थी। उसमें मुस्लिम वोट अगर डिवाइड होंगे तो आगे चलकर मुझे लगा कि अगर मैं वाकई में अगर मैं ठहरूं भी तो जो है अगर मैं इसमें खड़े भी रहूं तो ये जो पार्टियां हैं जो भाजपा ने छोड़ रखी हैं ये जो है हमें जो है हरा देगी। तो हमें ज़रूरत है कि एक ऐसे मजबूत पर्सन को खड़ा करने की। तो हमने जो है हमारे अशोक राव जी चौहान साहब से ये बात कही थी कि आप जो है हमको नहीं बल्कि एक मजबूत इंसान को खड़ा करें जो भाजपा को टक्कर दे सके। जी, ये तो बात होगी 2014 से बीजेपी केंद्र में आने वाली है और वो बांटो और राज करो के नीति पर काम कर रही है। लेकिन उससे पहले से नांदेड़ दक्षिण और नांदेड़ उत्तर विधानसभा क्षेत्र से आपकी पार्टी कोई मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं देती? कांग्रेस पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार देती है, कोशिश करती है वो कि मुस्लिम समाज से वैसा एक फर्द आगे बढ़े और ऐसा फर्द आगे बढ़े जो पूरी तरह से सोशल मैदान में, रिलीजियस मैदान में, पॉलिटिकल मैदान में, इन तीनों मैदान में वो मजबूत होना चाहिए। अगर वो किसी एक मैदान में तो काफी नहीं है। आज हम सेकुलर देश में हैं और सेकुलर देश में चुनाव जीतने के लिए एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो तालीम के मैदान में भी स्ट्रांग हो। तो वो जो पर्सन है कहीं ना कहीं जो है हमारे मुस्लिम समाज से दिख नहीं रहा था। लेकिन आज मुस्लिम समाज में एक जागरूकता आई है, एक अवेयरनेस आई है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज में जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड होते हैं वो जो है पीछे होते हैं, खामोश होते हैं, और जो सिंपल होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन आज मुझे फख्र है अपने समाज पे कि आज हर कोई एजुकेटेड
जो है आज आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार इंशाल्लाह जो है कांग्रेस पार्टी एक मजबूत फर्द को खड़ा करेगी। जी, आप बहुत बढ़िया बताया आपने, लेकिन जो खूबियाँ आपने बताई थी जी वो खूबियाँ तो सब आप में हैं। फिर उम्मीद करते हैं कि आने वाले विधानसभा में जी पार्टी आपको मौका देगी। जी अभी आते हैं शहर के विकास की ओर। शहर में जैसा कि जो वीआईपी एरिया है, भाग्यनगर होगा, आनंद नगर हो गया, वर्कशॉप होगा, मालीगांव रोड होगा, इस एरिया में बड़े बड़े रोड्स बन रहे हैं, सीसी रोड्स बन रहे हैं। और यहाँ का हाल आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं, माल टेकड़ी के रोड का हाल, इस्लामपुरी के रोड का हाल, रेलवे स्टेशन से लेकर देगलू नाके तक के रोड का हाल। और आपके पार्टी के बड़े बड़े जिम्मेदारान इस एरिया में रहते हैं। यहाँ पर महापौर भी है, उप महापौर भी है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी है। फिर ऐसा क्या है कि इस एरिया को आप लोग, आपकी महानगर पालिका नजरअंदाज करती है? नांदेड़ के जहां हम मुस्लिम एरिया के विकास की बात करेंगे तो हर बार जो है कोशिशें की गई हैं। जिस तरह से नॉन मुस्लिम एरिया में भी विकास के लिए कोशिशें की गई थी, इस एरिया में भी जो है विकास के लिए पहले अगर हम देखेंगे 20 साल पहले देगलूर नाका जो है एक जंगल की तरह था। आज वो कितना डेवलप हो गया है, हम इस बात को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप डेवलप उस चीज को बताइए कि वहां पर सड़कें अच्छी है, वहां की साफ सफाई अच्छी है, वहां पर हर एक घर में नल है, इसको डेवलपमेंट कहिए। आप सिर्फ बिल्डिंग देखकर, आप सिर्फ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखकर उसको डेवलपमेंट मत बताइए। ये बताइए कि वहां पे जो मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए वहां के लोगों को अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप लोगों की इसमें गलती है, आप मानिए, या फिर उधर का विकास देखिए, आनंद नगर का, भाग्यनगर का, श्रीनगर का, उधर के जो लोगों का रहन सहन देखिए, उनकी मूलभूत सुविधाएं जिस तरीके से प्रोवाइड की जा रही है आपकी महानगर पालिका की। और तो फिर आप इधर क्यों कम गिर गए आप लोग? हाँ, इधर जो है कहीं ना कहीं पीछे होते हैं। जब भी कोई काम निकलता है तो उसमें जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें जिम्मेदारी कई अधिकारियों की होती है और वहाँ जो मौजूद नगर सेवक है उनकी होती है, महापालिका की होती है। अगर उसमें कोई किसी ने एक ने भी अगर उसमें लापरवाही की तो वो फाइल उसी तरह रह जाती है। तो हम एग्जैक्ट किसी को बोल नहीं सकते कि ये किसकी लापरवाही है। तो इन्हीं लापरवाहियों की वजह से जो है आज जो है मुस्लिम एरिया जो है पूरी तरह से जो है डेवलप नहीं हुआ है। कहीं कहीं लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, कहीं नई आबादी हो रही तो वहां पर सबसे ज्यादा जो है लोग परेशान हैं। तो हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब जो है, क्योंकि अभी तो बीजेपी 2017 से ही जो है परेशान कर रही है, तो यहाँ पर जो है पूरी तरह से उस वजह से भी कई रुकावटें आ रही हैं जी। तो जिस तरह इंशाल्लाह अगर कांग्रेस पार्टी अगर केंद्र में आएगी तो बहुत ही जो है नांदेड़ का भी डेवलप होगा, नांदेड़ का ही नहीं बल्कि इस देश का भी विकास। जी जी। अभी हाल ही में अभी रेलवे स्टेशन से देगलू नाका तक की जो रोड तैयार हो रही है, हालांकि साल भर पहले ही वो तैयार हो चुकी थी, वो कुछ डामर रोड हो रही है और उसमें कुछ दूसरे लोग जो कह रहे हैं कि ये हमने चालू करवाया है और आपके पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि हमारी कोशिशों का नतीजा है। एक साल में 2 बार जो रोड बन रही है उसका श्रेय लेने की क्या जरूरत है? हालांकि अगर पहली दफा ही अगर आप लोग अच्छी बना देते तो दूसरी बार श्रेय लेने की कोई जरूरत नहीं थी। ये जो है जिस तरह से जो है पहले जो है इससे पहले उसका काम हुआ था, क्योंकि लोग जो है बहुत ही ज्यादा परेशान थे, तो जो अर्जेंट जो है इमरजेंसी में जो है उसका वर्क किया गया था, रिपेयरिंग की गई थी। और उसके बाद जो है, लेकिन यहाँ जो है बरकत कॉम्प्लेक्स से हम अगर देगलूर नाका देखेंगे तो वहाँ की बहुत ज्यादा खस्ता हाली थी। तो इस चीज को जो है दुरुस्त करने की पूरी कोशिश की गई और जो है वहाँ पर वर्क चालू है। तो ये सबसे ज्यादा अहम है। तो हम इस बात को प्रायोरिटी दें कि ये काम विकास हो रहा है, रोड बन रही है, लोगों को सहूलत मिल रही है। इस बात को तो हम प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, कोई अपने को खुद को क्रेडिट दे रहे हैं, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। जी। दूसरा सवाल ये है कि आज देश भर में नफरत का माहौल बना हुआ है, देश में फसाद का माहौल बना हुआ है। क्यों सरकार और कानून इस पर खामोश है? इसके पीछे वजह क्या है और इन हालात को कैसे रोका जा सकता है? देश में नफरत का माहौल शुरू हुआ है नफरती भाषणों से। सांप से ज्यादा जहर इंसान की कड़वी जुबान में होती है। बस एक लफ्ज कड़वा कह दो, कई कौमें तबाह हो जाएंगी। तो वही जो है रूल भाजपा 2014 से करते आई है।
जिसकी वजह से आज मुल्क में सिर्फ मस्जिद, मंदिर, मुसलमान, पाकिस्तान, आतंकवादी, बस यही जो है माहौल पैदा हो रहा है। और इस माहौल ने देश में इतना फसाद और इतने कत्ले आम हुए हैं, बेकसूर लोगों की इसमें जाने गई हैं। तो ये आप जो ये 2014 से बाद का बता रही हैं, 2014 से पहले का? 2014 के बाद का, जब ज्यादती हुई जी, बहुत मगर ये जो संघ है, संघ की स्थापना तो 1925 से हुई है। और तब से कांग्रेस भी एक मजबूत पार्टी के तौर पे उभर चुकी थी। आप चाहे, आपकी पार्टी चाहे तो इन्हें वहीं दबा सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर सके आप लोग? संघ की शुरुआत 1925 में हुई। हिंदू राष्ट्र सबसे पहले 1923-1925 में जो है सबसे पहले घोषित किया गया था। और इसके खिलाफ में कांग्रेस खड़ी थी, क्योंकि ये देश वो सेकुलर बनाना चाहती थी। और यहाँ तक कि सिर्फ संघ के खिलाफ में नहीं, बल्कि कांग्रेस ने हर उस फर्द के खिलाफ में, चाहे वो जिन्ना ही क्यों ना हो, उसने भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया था, तो उसके खिलाफ में भी कांग्रेस खड़ी थी, क्योंकि उन्हें ये इस देश को सेकुलर बनाना था। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, तभी तो जाकर आज देश आजाद हुआ था 1947 में। इस देश को, पूरी देश को जो है जोड़ा गया था। गांधी जी और तमाम कांग्रेस के नेताओं के जरिए इस देश में एकता का माहौल बनाया गया था, तभी तो जाकर संघ और ब्रिटिश दोनों झुक गए थे और ये देश आजाद हुआ था। जी जी, मौजूदा सरकार खुद को एक हिंदूवादी पार्टी मानती है और इसी बात को लेकर वो चुनाव भी लड़ती है। क्या ये सच है, वो एक हिंदूवादी पार्टी है? भाजपा हिंदू पार्टी कैसे हो सकती है? मैं अगर सच बताऊं तो इस देश में सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा जुल्म हिंदू समाज पर हुआ है, और इस बात को छुपाया जाता है। हम देखेंगे तो अगर हम बात करेंगे अग्निवीर स्कीम की, सबसे ज्यादा भर्ती किस धर्म के, किन भाइयों की होती है? उनकी होती है। उन्हें आज 4 साल का जो है एक रोजगारी का लॉलीपॉप दिया गया, और उनकी मेहनतों को जो है दरिया में बहा दिया गया। आज अगर हम देखेंगे, अगर राज्य एग्जाम्स की देखेंगे, एमपीएससी की बात करेंगे, कितने लोग 5 लाख फॉर्म्स भरे जाते हैं हर साल, उसमें से 400 लोगों की जो है मुंतखब होते हैं। हम बिहार का देखेंगे, बिहार में बीपीएससी में कितने होते हैं? हर साल 7 लाख से ऊपर फॉर्म भरे जाते हैं, और वहां पर सिलेक्शन होता है 700 लोगों का। मतलब के, और बाकी जो है लाखों बच्चे कहाँ जाएंगे? इनमें सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी में हिंदू समाज के हमारे हिंदू भाई बहन जो है रजिस्टर्ड होते हैं। तो उनके साथ आज ये सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है, और सरकार जो है उनको जो है धर्म का जो है पट्टी बांधकर उन्हें जो है गोल गोल घुमा रही है, ताकि वो इस पर आवाज नहीं उठा सके। तो और अगर इसके अलावा मैं देश की बेटियों की बात करूं, तो उन्नाव की बेटी कौन थी? हाथरस की बेटी कौन थी? आज हम देखेंगे देश में कितने सारे बेटियों के साथ अन्याय होता है। अभी परसों हाल ही में उत्तराखंड की 19 साल की अंकिता बेटी कौन थी? क्या इस पर भाजपा आवाज नहीं उठाती? कहाँ जाता है उसका इस वक्त धर्म, जिस धर्म की बुनियाद पर वो हर बार चुनाव लड़ती है? तो ये भाजपा जो है हिंदू नहीं हो सकती। जी, ये तो हो गया अभी हिंदू धर्म के ताल्लुक से सवाल। अभी आते हैं मुसलमान पर। कर्नाटक में हिजाब बंद पर फिर से मुल्क भर में हंगामा चल रहा है। क्या हिजाब पहनने से ड्रेस कोड का कोई अपमान होता है? हिजाब के तो मैं सबसे पहले इसके मायने बताऊंगी कि हिजाब एक हेड स्कार्फ होता है, और हेड स्कार्फ ये ना सिर्फ इस्लाम में बल्कि हर रिलीजन में इसको एक ब्यूटीफुल कल्चर माना जाता है। और हिजाब को लेकर मुद्दा तो इसलिए बनाया गया क्योंकि देश में कुछ ना कुछ नए नए मुद्दे भाजपा को लाने पड़ते हैं, ताकि देश जो है इसमें मसरूफ रहे, ताकि कोई हिजाब पर अगर कोई बात नहीं करेगा तो वो विकास पर बात करेगा देश के। तो ये हिजाब जो है एक बहुत ही ज्यादा एक नाजुक पॉइंट है। और मैं कहती हूँ कि जब सावित्री बाई फुले जब सर पर ओढ़कर तालीम दे सकती हैं, तो देश की बेटियां जो हैं सर पर ओढ़कर तालीम क्यों नहीं सीख सकती? इसके खिलाफ में इतना बवाल मचाना ये मुनासिब नहीं है। और ये जो मुद्दा जो अभी हाल में फरवरी में हुआ, क्योंकि यूपी चुनाव भी तो उस वक्त थे, यूपी चुनाव को एक रंगीन भी तो उन्हें बनाना था। तो ये जो है बहाने हैं। जी, हिजाब को लेकर कहीं समर्थन है या कहीं मुखालिफत, ऐसा क्यों है? हिजाब को लेकर समर्थन भारत में जब होता है तो ये एक जो है एक मैंने कहा है कि ये बहुत ही एक हमारे भारत की प्राचीन एक संस्कृति भी है, एक बाअदब तहजीब भी है। तो इसलिए जो है हम पसंद करते हैं, इसे सिर्फ धार्मिक तौर पर नहीं बल्कि हम भारतीय महिला हैं,
और हम भारतीय महिला होने के नाते भी हम इस अदब को जो है पसंद करते हैं, और ये संविधान में हमें इसकी आजादी देता है। और जहां हम मुखालिफत की बात करेंगे तो हमने देखा है कि ईरान में जिस तरह की मुखालिफत हो रही है, वो मुखालिफत एक पॉलिटिकल मुखालिफत है। अगर तमाम दुनिया के सेलिब्रिटीज ने जो है अपने बाल काटे, अगर उन्हें इतनी तकलीफ होती है एक बेटी के अगर इस तरह से जुल्म पे, तो अगर भारत पर नजर डालेंगे तो उनके बाल काटते काटते गंजे हो जाएंगे। इतनी बेटियां हमारी भारत की जो हैं मकतूल बनी हैं। जी। भारत में जिस तरह महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी फैल रही है, मौजूदा सरकार कहती है इसका कारण रशिया यूक्रेन की जंग है या फिर कोरोना महामारी के 2 साल भी वजह है, तो क्या वाकई में यही वजह है? भारत सरकार कहती है कि कोरोना काल के 2 साल हैं और रशिया यूक्रेन की जैसे जंग है, या फिर पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो महंगाई तो 2014 के बाद से ही शुरू हो गई थी। नोटबंदी में फर्स्ट लाइन में जो है सबको खड़ा कर दिया था, उसी वक्त सारा देश जो है तबाह हो गया था। कहाँ जंग और कहाँ कोरोना के 2 साल, सबसे पहले ही नोटबंदी में सारा देश जो है तबाह हो गया था। उसके बाद जो है जीएसटी लगाया गया, उसमें जो है और ज्यादा इस देश को जो है दबाया गया, और इसी वजह से जो है बेरोजगारी जो है बढ़ती गई, क्योंकि जितनी महंगाई आती रही उतनी ही जो है बेरोजगारी कहीं ना कहीं जो है बढ़ती गई। और अभी हम देखें कि अर्थव्यवस्था विकास दर जो है आज घट गया है। आईएमएफ में जो वित्त मंत्री बैठी हैं वो खुद एक्सेप्ट करती हैं कि इस देश में जो है महंगाई बढ़ रही है। वो खुद वहां पर बैठकर बोलती हैं कि देश में महंगाई बढ़ रही है, और यहाँ पर देश को बताया जाता है कि देश जो है विकास कर रहा है। तो देश में अगर, और आज जो स्थिति है कोरोना काल की वजह से हुआ है, असर हुआ है ना सिर्फ भारत पर बल्कि दुनिया के ममालिक पर हुआ है, लेकिन सरकार इसको और अच्छे से बना सकती थी, क्योंकि सरकार ने पीछे से जो है 3 लाख करोड़ का जो है लोन माफ किया है। क्या वो उसको इस्तेमाल में नहीं ला सकती थी? तो इसी तरह जो है सरकार ने इस देश को बेचते इस देश को जो है तबाह किया है। अर्थात जीडीपी हम देखेंगे, जीडीपी 2014 के बाद गिरी है, जीडीपी यहाँ तक कि बीच में निगेटिव में आ गई है। तो इस तरह से जो है सरकार की लापरवाहियों की वजह से, इस देश को बेचने की वजह से इस देश में जो है बेरोजगारी और महंगाई, ये दोनों चीजें बढ़ी हैं। जी। अब ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसको हराने की जिम्मेदारी किसकी, और क्या ये आसान होगा? मौजूदा सरकार को हराना नहीं बल्कि आज के हालात को जो है हमें खामोश करना है। जो आज तबाही के जो हालात हैं उसको हमें सुधारना है, तो उसको सुधारने के लिए हमें बीजेपी को जो है हराना पड़ेगा। तो और इसको सिर्फ भारत की जनता कर सकती है, जो आज आपस में टूटते जा रही है, जो आज फिरकों में बंटते जा रही है। तो अगर भारत की जनता अगर एक होती है तो 2024 में जो है बीजेपी पूरी तरह से गिर जाएगी, क्योंकि बीजेपी इस देश को तोड़कर जीती है। जब ये देश एक हो जाएगा तब ये जो भी बीजेपी हार जाएगी। और जहां मैं बात करूंगी कि भारत जोड़ो यात्रा इस देश को जोड़ने का काम कर रही है, तो यही जो चीज है भारत जोड़ो यात्रा इस भाजपा को जो है खामोश करेगी, हराएगी। तो आपको लगता है कि जो सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाले हैं वो 2024 में रंग ला सकती है? भारत जोड़ो यात्रा ये एक उम्मीद की किरण है इस देश के लिए, जो देश 8 साल से तड़प रहा है, बेरोजगार है, महंगाई के बोझ में दबा जा रहा है। तो आज भारत जोड़ो यात्रा इस देश को जोड़कर रहेगी, और आज हर तरफ जो है मोहब्बत का माहौल बना हुआ है और हर कोई इस यात्रा से जुड़ना चाह रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो बीजेपी को जो है हरा सकती है। जी। अभी सोशल मीडिया पर तो ये भी चल रहा है कि 2014 से ही अगर आपकी पार्टी, आपके राहुल गांधी इसी तरीके से मोहब्बत का पैगाम लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकालते तो वो दूसरे चुनाव में जीत कर नहीं आ सकती थी बीजेपी। लेकिन खुद पर जब ईडी सीबीआई की जब इंक्वायरी बैठी तो उस बात के डर से उन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली, ऐसा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये कहाँ तक सच है? 2014 के बाद बीजेपी ऐसी मजबूत बन गई थी नफरत को लेकर, कट्टरता को लेकर
और दहशत को लेकर कि उसने सारे देश को जो है मसरूफ कर दिया था, सारे गरीबों को रास्ते पर निकाल दिया था, बेरोजगारों को रास्ते पर निकाल दिया था, किसानों को रास्ते पर निकाल दिया था, महिलाओं को रास्ते पर निकाल दिया था, किसी को आरक्षण के लिए, किसी को हक के लिए, किसी को किसान बिल के लिए। तो ये जो है, और इनके पीछे जो है इसमें दंगे भी हो रहे थे, हम बात करेंगे दिल्ली दंगे भी हुए थे। तो ये इस तमाम चीजों में जो है देश जो है पूरी तरह से जो है निचोड़ा जा रहा था। और राहुल गांधी जी हर बार आवाज उठाते रहे, वो हर बार आवाज उठाते रहे। चाइना जब एक्युपाइड कर रहा था जमीन, उस वक्त भी उन्होंने आवाज उठाई थी कि 5000 स्क्वायर किलोमीटर जो है लद्दाख की जमीन ले रही है, तब जाकर पार्लियामेंट में उस पर बहस हुई थी। राहुल गांधी जी ने कोरोना के पहले भी ये पूरे देश को कहा था कि कोरोना वबा आ सकती है, सरकार को ये कहा था, लेकिन सरकार ने इस बात से इनकार किया। तो राहुल गांधी जी 2014 से लगातार आवाज उठाते हैं, आवाज उठा रहे हैं। आवाज उठाने में और आज जो वो निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा, इसमें बहुत फर्क है। भारत जोड़ो यात्रा एक पब्लिसिटी, एक सैलाब है। राहुल गांधी जी 2014 के बाद से ही इस मैदान में उतरे हैं। हाथरस की बेटी के पास गए थे। कोरोना के हम काल में देखेंगे कि राहुल गांधी जी ऐसी वबा के दौरान सड़कों पर उतरे थे, मगर उन्हें दिखाया नहीं जा रहा था। 2014 से ही राहुल गांधी जी इस देश के, इस वतन की सरजमीन पर खड़े हैं। लेकिन आज जब वो पूरी जनता को लेकर अगर आज वो चल रहे हैं, तो ये जो है इसको गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, इसको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया, इसको दिखा रहे हैं आम जनता। तो ये जो है आज ये चीज सामने आ रही है। जी अभी हाल ही में राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं। नांदेड़ जिले से कितनी मुस्लिम वोटर्स ने अपने वोट का हक दिया, आप बता सकती हैं? इसका तो मुझे उतना अंदाजा नहीं है, क्योंकि अभी जो है मैंने अभी आज ही उसकी जो है न्यूज़ देखी है और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है कि कांग्रेस पार्टी ने जो है बहुत ही अच्छे फर्द को चुना है और मुझे बहुत ज़्यादा फख्र है और मेरी उम्मीदें हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है आज मजबूत बनेगी, क्योंकि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने आज एक बेहतरीन शख्स को जो है इसमें मुंतखब किया है। तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी जी है। आपको उस बात की खुशी है, लेकिन आपको क्या इस बात का गम नहीं है कि नांदेड़ जिले से कोई भी एक भी मुस्लिम कांग्रेसी उसको राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष का वोट देने का अधिकार नहीं है? कि इसकी क्या वजह है? ये एक जैसा इसकी वजह क्या है ये एक पार्टी ही बता सकती है, क्योंकि इस पर मैं खुलकर तो बात नहीं कर सकती। जी आपको लगता है कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से कांग्रेस का ये हाल हुआ है, क्या ये सच है? कांग्रेस की नहीं बल्कि कांग्रेस की विचारधारा पर ना चलने वालों की चंद गलतियां थी। और बात मैं करूंगी तो गलती तो हर इंसान से होती है। और जो माहौल बनाया जाता है कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया है, तो मैं कहती हूँ कि जिस मुद्दे पर बात करने का नतीजा ही नहीं है, हल ही नहीं है, जिस दरख्त की शाखें काटी जा रही हैं उसकी जड़ ही नहीं है, तो उसका क्या फायदा है? बात करें ना उन मुद्दों की, 2002 गुजरात रेट्स की, 2002 गुजरात दंगों की, जिनको आज क्लीन चिट मिली है, आज वो हैं, मौजूद हैं। बात करें ना बिल्किस बानो की, जिसके 11 आरोपियों को रिहा कर दिया गया, आज वो जिंदा है, इस बात पर बहस करें। राम रहीम को जो है 40 दिन की छुट्टी दी गई, वो जिंदा है, इस बात पर बहस करें। तारीख के उन मुद्दों पर बात करें जिसका आज हल निकाला जा सकता है। हम जो है तारीख को लेकर जो है हम हाल और मुस्तकबिल भविष्य का गला नहीं दबा सकते। हम उस राहुल गांधी जी, उस बेटे को हम अजियत नहीं दे सकते जो आज 3500 किलोमीटर इस देश में पैदल चल रहे हैं। हम उस बेटे को अजियत नहीं दे सकते जो आज जिसके पैरों में जख्म है लेकिन मुस्कुराते हुए इस देश के गरीबों को गले लगा रहे हैं। आप एक बात बोलिए, कांग्रेस का जो हाल हुआ है आज, उसकी वजह क्या है? कांग्रेस जो है सेकुलरिज्म है सबसे पहले जी, और ये सेकुलरिज्म कांग्रेस जो है हमेशा से अमन ही चाहती है जी। और भाजपा ने क्या किया है? भाजपा ने इस अमन को, इस मोहब्बत को हराने के लिए उसने नफरत का जो है हथियार उठाया है। आप मानती है नहीं मानती है कि कांग्रेस ने जो गलतियां की है उसकी वजह से मुसलमान वोटर्स उनसे दूर हो गए? मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि जनता को जो है बहकाया जा रहा है, तो मैं कहती हूँ ना, ठीक है, जिनको ठीक है गलतियां हुई है तो वो जाएं तारीख में, वहां से जो है जिन्होंने गलतियां की है उस पर बात करें। मैं तो ये कहता हूँ ना, अभी के पार्टी के लोग खुले तौर पर कहते हैं कि राम मंदिर का जो दरवाजा था उसका ताला हमने खुलवाया है,
कोई आपका बड़ा लीडर कहता है कि राम मंदिर जो बन रहा है वो हमारी कोशिशों की वजह से बन रहा है, तो ये तो दो तरफा बात हो गई। हाँ जी, मैं बता रही हूँ कि तारीख में चंद गलतियां हुई है, कांग्रेस एक्सेप्ट करती है, मगर हम आज हार एक्सेप्ट के करती है, मसाजिद लेकिन वो मुसलमानों से माफी नहीं मांगती है। डॉक्टर साहिबा, मैं आपको रोकता हूँ, वो मुसलमानों से माफिया नहीं मांगती है। 1984 में जब सिख दंगे हुए थे, उस टाइम पर कांग्रेस से जो गलतियां हुई थी उन्होंने पूरे समाज से माफी मांगी थी, लेकिन मुसलमानों से आपकी पार्टी ने, आपके पार्टी के अध्यक्ष ने कब माफी मांगी है इस बात को लेकर? क्या राहुल गांधी जी की 3,500 किलोमीटर यात्रा माफी से कम है? वो तो जो वो लोगों हर समाज को का गले से ये लगा रहे कहना है कि खुद के ऊपर जब ईडी और सीबीआई की चौकसी हो रही है उसकी वजह से उन्होंने वो यात्रा निकाली है। मैं इस बात पर नहीं आ रहा हूं, मुझे ये कहिए कि जो उन्होंने बाबरी के वक्त आपकी पार्टी की तरफ से जो गलतियां हुई है उसके लिए मुस्लिम कौम से उन्होंने पार्टी के तौर पर माफी मांगी है, नहीं मांगी अभी तक? माफी नहीं, उन्होंने आज हर एक को मोहब्बत से गले लगाया है, मोहब्बत से जो है उन्होंने आज एक कदम बढ़ाया है। महात्मा गांधी जी के सत्य और अहिंसा के कदम पर अपने कदम नक्श किए हैं। आज राहुल गांधी जी को हम सजा नहीं दे सकते, तारीख की सजा हम हाल को नहीं दे सकते, जिनके आंखों में इस देश के गमों का समंदर है, जो अपने हाथ में तिरंगा और सर पर कफन बांधकर इस देश को जोड़ने के लिए आज चल रहे हैं। अगर आज उनकी मोहब्बत ही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है, हम कहाँ तारीख को दोहराएंगे जिसका आज हल ही नहीं है। आज उनकी मोहब्बत ही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। आपने कई नज़में लिखी हैं, एक किताब तवाफ़ आलम भी लिखी हैं। हम चाहते हैं आप एक नज्म या चंद अशार सुनाएं। मैंने अभी फिलवक्त जो है एक ही नज्म लिखी है और वो जो है आज मौजूदा हाल पर है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के बढ़ते कदम पर है, राहुल गांधी जी पर है कि मोहब्बत के चराग हैं, नफरत की आंधी है, तिरंगा है वतन का या वो राहुल गांधी है। मौत का डर नहीं ना हयात की तलब उसे, दुआओं का सरताज है वो, नहीं तख्त की हसब उसे। बंजर सी जमीन पर वो बरसात की तरह, वो खामोश समंदर है, नहीं तूफान का गजब उससे। रास्ते भी चल रहे और मंजिल जिसकी साजी है, वक्त का मुसाफिर है ये या वो राहुल गांधी है। हक की सीढ़ी पर उसका चढ़ना है, राह अमन पर उसका बढ़ना है। उठाकर कदम उसने तारीख दोहरा दिया, मैदान में फिर से भारत को ही उतरना है। वो महताब है तारीख का या सूरज उसका साथी है, उम्मीद की किरणें हैं या वो राहुल गांधी है। क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहिबा, भविष्य की योजनाएं क्या है आपकी? मैं मुस्तकबिल में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, खुद के लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लिए, हर समाज के लिए, इस देश के लिए। और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ समाजी खिदमत में, सियासी मैदान में खुद के इनफरादी के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए, हक के लिए। तो मैं अभी जो कोशिश कर रही हूँ तो मैं इसी तरह जो है आगे कोशिश करती रहूँगी। जी, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपकी जो फ्यूचर के लिए जो योजनाएं हैं उसे पूरा करे। आखिर में आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि आज हम जिस स्थिति से गुज़र रहे हैं उसका हल सिर्फ यही है कि आज हम आपस में जो है मोहब्बत से रहें, अमन से रहें, क्योंकि सबसे पवित्र मुकाम हमारा दिल होता है, जिस दिल को आज भाजपा हुकूमत तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो इन दिलों को जोड़े रखें और भारत जोड़ो यात्रा इस देश को जोड़ रही है, तो इसके साथ जुड़ें और मोहब्बत का तिरंगा लहराएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम को दिया। और मैं सबसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि जिस चैनल ने मेरी हक की आवाज़ को बुलंद किया है, रूबरू इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे जो है हर बार देखते रहें। तो साथियों, ये थे डॉक्टर अर्शिया कौसर जी। इन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से अपने बारे में, शहर तथा देश की समस्याओं के बारे में तफसील से बताया। इन्हें हर फील्ड का नॉलेज है। इन्हें किसी भी विषय पर सवाल पूछा जाए तो ये उस सवाल का बेहतर तरीके से जवाब देते हैं।
इन्होंने खासतौर से अपने समाज के लोगों से आग्रह किया कि देश के लिए तथा देशवासियों के लिए इनके नेता राहुल गांधी जी जो करीब 4000 किलोमीटर का सफर भारत जोड़ो अभियान के तहत कर रहे हैं, उसमें शामिल होकर भारत जोड़ो अभियान का हिस्सा बने। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत डॉक्टर अर्षा कौसर जी के हर जायज ख्वाहिशों को पूरा करे और कौम व मिल्लत के कामों के लिए उन्हें हिम्मत, हौसला और ताकत दे। साथियों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा व्हाट्सएप पर मैसेज कर जरूर बताएं। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आने वाले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।